सभी बच्चों को आज मैं चर्चा करूंगी बीए द्वितीय सेम के हिंदी साहित्य से प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को लेकर। मुझे आप सभी यहाँ नजर आ रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा और जो आपके मन में प्रश्न हो वो आप बेहिचक पूछिएगा। बीए द्वितीय सेम का हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी का साहित्य। आप सभी के सामने पाठ्यक्रम होगा, आप अपने पाठ्यक्रम को खोल सकते हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको एक एक यूनिट पर चर्चा करते हुए आगे। आप सब अपना सिलेबस सामने रख लीजिएगा। सिलेबस आपके पास है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इस पेपर का नाम है हिंदी कथा साहित्य। इसमें 5 इकाई हैं। सिलेबस आपके पास है, बताइए। कटनी, बैतूल, नेपानगर। विद्यार्थियों, आपके सामने सिलेबस है। हाथ उठाकर बताइए, आपके सामने सिलेबस है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। आप अपने सिलेबस को सामने रखिए। हम इस सिलेबस को आपके सामने विस्तार से समझाएंगे कि हमें किस तरह से अध्ययन करना है ताकि हमारा पूरा पाठ्यक्रम समझ में आ सके। तो इस प्रश्न पत्र का मैंने अभी बताया आपको हिंदी कथा साहित्य, और ये 100 अंकों का है। इसमें से 85 अंक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के रूप में और 15 अंक का आपका सीसी होता है। इसका नाम है कथा साहित्य। मैं आप सबसे आपको बता देना चाहती हूँ कि हम कथा साहित्य क्यों कहते हैं। इसके लिए तो कथा का अर्थ होता है, आप क्या समझते कथा से तात्पर्य बताइए? कहानी, मात्र कहानी नहीं, जिसमें उपन्यास विधा और कहानी विधा दोनों सम्मिलित होती है, उसे हम कथा साहित्य कहते हैं। इसके अंतर्गत जब हम इकाई 1 की बात करते हैं तो इकाई 1 में उपन्यास दिए हैं, जिसमें गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है ये, और दूसरा उपन्यास है आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी का है। और इन दोनों में से हमें कोई एक उपन्यास की तैयारी करनी है, पर हमें पढ़ाई यानी रीडिंग हमें दोनों उपन्यासों की करनी है। इसके आगे ये जो पहली इकाई है, इसमें व्याख्या का भाग आएगा और ये व्याख्याओं में उपन्यास से और निर्धारित कहानियों से ली जाएंगी। आपको समझ आता जा रहा ना? इकाई 1 में व्याख्या भाग आएगा और ये व्याख्या भाग गबन उपन्यास, आपका बंटी और जो निर्धारित कहानियां हैं, मैं इसकी चर्चा, निर्धारित कहानियां आप सिलेबस में हिंदी कथा साहित्य नाम से पुस्तक है और ये पुस्तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है और इसमें आपको निर्धारित 8 कहानियां दी गई हैं। आपके पास नोट है क्या? अगर नोट ना हो तो आप नोट कर सकते हैं। नोट हो तो आप हाथ उठाइए कि आपके पास नोट है सिलेबस में, और नहीं हो तो मैं नोट लगा देती हूँ आपके लिए। नोट है क्या? हाथ उठाइए। नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। पुस्तक का नाम हिंदी कथा साहित्य, जो कहानियों से संबंधित है। हिंदी कथा साहित्य, ये आपको गबन स्वतंत्र उपन्यास है, आपका बंटी स्वतंत्र उपन्यास है, और ये हिंदी कथा साहित्य मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के साथ शामिल की गई है।
तो इसमें पहली कहानी है, इसमें 8 कहानियां हैं। आप नाम लिख लीजिएगा और लेखक का नाम भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले पुस्तक का नाम हिंदी कथा साहित्य, प्रकाशन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। पहली कहानी इसमें है पुरस्कार। कहानी का नाम है पुरस्कार। राइटर है, लेखक है जयशंकर प्रसाद। दूसरी कहानी नमक का दरोगा, प्रेमचंद। तीसरी कहानी सांप, कमलेश्वर जी की कहानी है सांप। चौथी कहानी परिंदे, वर्मा की कहानी है। पांचवी कहानी है चीप की दावत, भीष्म साइनी की। छठी कहानी है परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश। सातवीं कहानी जिंदगी और जोक, अमरकांत की कहानी जिंदगी और जोक। और अंतिम कहानी है वापसी। इसके कहानीकार हैं उषा प्रियंबदा। आप लोग बात मत करिए, हमीदिया कॉलेज भोपाल से सामने दिख रहा है, आप नोट कीजिएगा जो मैं आपको नोट करा रही हूँ। मैं अभी पूछती हूँ आपसे इसी से संबंधित प्रश्न, आप लोगों ने नोट कर लिया तो बता दीजिए। हो गया नोट? ठीक है। ये जो इकाई 1 है उसमें 2 उपन्यासों की बात हमने की सिलेबस में, गबन प्रेमचंद का, अथवा लगा हुआ है, आपका बंटी। इसमें आपको ऑप्शन है, इनसे निर्धारित ये उपन्यास हैं, इनमें से व्याख्या भाग आएगा। और निर्धारित कहानियां जो भी मैंने आपको नोट कराई हैं ये अलग पुस्तक है और जिसका नाम भी मैंने प्रकाशन भी आपको नोट करा दिया है। इनमें से व्याख्या भाग आएगा। इकाई 2 हिंदी उपन्यास एवं कहानी का उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियां, ये इकाई 2 है। इकाई 3 गबन अथवा आपका बंटी, इस पर समीक्षात्मक प्रश्न। इकाई 4 निर्धारित कहानियों पर समीक्षात्मक प्रश्न। इकाई 5 द्रुत पाठ, इसके अंतर्गत जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, कृष्णा सोबती, मालती जोशी और चित्रा मुदगल, ये हिंदी कथाकार, इनके बारे में प्रश्न आएंगे। अब हम स्पष्ट कर देते हैं आपको, आपके पास 5 यूनिट उपलब्ध हो गई। हाथ उठाकर बस मुझे संकेत करते जाइए ताकि मैं आपको आगे बढ़ती जाऊं। ये 5 इकाइयां पाठ्यक्रम में है, ठीक है, और इन पर हम चर्चा करते चलेंगे। तो इकाई 1 के बारे में मैंने बता दिया कि गबन उपन्यास और आपका बंटी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने पुस्तकालय से या स्वयं जहाँ से भी आपको उपलब्ध हो, आप उसकी एक बार रीडिंग कीजिए और उस रीडिंग करके उसमें जो महत्वपूर्ण स्थल लगते हैं, व्याख्या के लिए आते हैं, उनको आप टिक करते जाइए। इसी तरह से आपका बंटी, मन्नू बंटी की जो कृति है उसको भी आपको पढ़ना होगा। जब आप लोग आजकल एक आदत बना रहे हैं कि आप लोग 20 क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं, प्रश्नों से पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा अध्ययन नहीं हो पाता। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप मौलिक मूल पुस्तक से पढ़ें। आप गबन उपन्यास सामने रखिए और गबन उपन्यास को आपकी लाइब्रेरी से सुविधा या फिर बाजार में मिलती है, और प्रेमचंद जी का यह उपन्यास है, इसको आप मूल पाठ कीजिएगा। इसी तरह से आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है, इसको आप पढ़िए। जब आप 20 प्रश्न वाला
तो उसमें ये कितनी व्याख्याएं आपके सामने आई, आप कैसे प्रसंग और संदर्भ डाली। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि प्रिय विद्यार्थियों, अपनी आदत में मूल पुस्तक को पढ़ना, जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने की आदत डालें, ताकि हम उस विषय से भली भांति परिचित हो सकें। तो ये उपन्यास की बात जब हम करते हैं तो गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, और इसको हमने आपको बताया कि महत्वपूर्ण स्थलों को आपको टिक करते चलना। हम किसी भी उपन्यास की या कहानी की जब हम व्याख्या वाला प्रश्न हल करते हैं, तब हमें उसमें कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप व्याख्या करते आ रहे हैं, जब आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे तब भी व्याख्या करने के लिए आती थी, गद्य के पेपर में या पद्य के प्रश्न पत्र में। तो आप बताएं उसमें हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ता है और उसके आधार पर हम व्याख्या वाला प्रश्न हल करते हैं। कौन बताएगा? आप बताइए मुझे। जब हम व्याख्या हल करते हैं तो सबसे पहले हम उस व्याख्या को पढ़ करके संदर्भ लिखते हैं ना आप, संदर्भ। दूसरे उसके आगे हम जब चलते हैं तो प्रसंग, और प्रसंग के बाद व्याख्या, और व्याख्या के बाद विशेष लिखते हैं। तब यह आपका एक कंप्लीट आंसर व्याख्या से संबंधित होता है। आप लोग ऐसा ही करते होंगे ना? संकेत कर दीजिए मुझे, समझ जाए मैं। तो सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? संदर्भ का तात्पर्य है कि यह जो गद्यांश आपको दिया गया है या व्याख्या अंश दिया गया है, यह व्याख्या अंश से लिया गया है। जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें से कहाँ से यह लिया गया। जब हम इस बात को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप गबन का एक अंश है या आपका बढ़ी का एक अंश है या कोई कहानी का है, आपने उसको पढ़ा, ये स्क्रीन चलते जाए, आपने उसको पढ़ा है, तो उस अंश को पढ़ करके आपको लिखना है संदर्भ में कि ये कहाँ से लिया गया है। दो बातों को ध्यान रखना है कि यह रचना यानी जो व्याख्यांश है किस रचना से संबद्ध है, अर्थात कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यह बात हमें संदर्भ में लिखनी है। जैसे गबन का कोई व्याख्यांश है तो स्पष्ट लिखेंगे कि यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास से उद्धृत है या लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। संदर्भ के आगे हम प्रसंग की बात करते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि जब प्रसंग लिखते हैं तो पूरी व्याख्या जैसा कर देते हैं, बहुत विस्तृत रूप में प्रसंग लिखते हैं, जबकि हमें उसको संक्षेप में लिखना है कि इस व्याख्यांश में किस बात का वर्णन किया गया है, किस विषय को लेकर यानी किस प्रसंग को लेकर बात कही गई है। ये कहलाता है प्रसंग। जब हम आगे चलेंगे तो व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या में हमें क्या लिखना है? व्याख्या में हमें भावार्थ लिखना है। कुछ विद्यार्थी जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहाँ गलती कर रहे हैं, तो वो व्याख्या भाग में पूरा ज्यों का त्यों वह जो अनुच्छेद या व्याख्या अंश दिया गया है ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको उसका भाव व्याख्या रूप में देना है। चौथा बिंदु आता है विशेष। विशेष के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लिखते हैं उसकी भाषा। भाषा अर्थात उस जो भी व्याख्यांश है वह किस भाषा में। तो जैसे मान लीजिए गबन का व्याख्यांश होगा तो गबन की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और उस व्याख्यांश में हमें और कौन सी विशेषता नजर आती है भाषा की दृष्टि से, वो भी हम उसमें लिखते हैं। भाषा के बाद अगला बिंदु विशेष में शैली आता है। शैली अर्थात लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया, व्याख्यांश में हमें कौन सी शैली मिलती है,
सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण, ये सब एक शैली की विशेषता होती है। उसके अलावा मान ले कोई आपके लिए व्याख्यांश आया है, उसमें हास्य व्यंग्यात्मक शैली है या प्रश्नात्मक शैली है, संवादात्मक शैली है, तो ये शैली के अंतर्गत हमें इस तरह का लिखना है। उस पाठ्यक्रम को इस आधार से हमें व्याख्या की तैयारी करनी है ना। तो भाषा शैली। इसके बाद एक और बात आती है कि अगर कोई बात अगर आपके व्याख्यान से मिलती जुलती किसी लेखक ने कहीं अन्यत्र कही हो या किसी कवि ने कही हो, यानी तात्पर्य, तो वह हम इसमें उल्लिखित कर सकते हैं। इसलिए व्याख्या के ये 4 बिंदु के आधार पर हम व्याख्या भाग को हल करते हैं। किसी भी गद्यांश की व्याख्या हम इस निर्धारित बिंदुओं के आधार पर चलते हैं। आप लोग को समझ आया होगा ये इकाई 1 में जो हमने व्याख्या संबंधी बात आपको समझाई है। आपको समझ में संकेत कर दें? हाँ, ठीक। आगे चलते हैं। कोई प्रश्न इस यूनिट से संबंधित आपके मन में? बताइए। यदि कोई प्रश्न हो तो बताइए इकाई 1 में कि आपको जो चीज स्पष्ट नहीं होती है। आगे बढ़ो बच्चों, बताइए, आगे बढ़ो। कोई प्रश्न? इकाई 2 हिंदी उपन्यास एवं कहानी का उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियां। इकाई 2 है ये, हिंदी उपन्यास का उद्भव, विकास एवं प्रवृत्तियां। इसमें हमें जानना है, हमें तैयारी करना है कि उपन्यास का जन्म कब से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, यह है उद्भव। विकास, वो हिंदी उपन्यास की परंपरा। इसमें हम कई तरह से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसमें हम प्रश्न भी आपको नोट करा सकते हैं कि हम किस तरह से उसको आधार बनाकर आगे बढ़ें। तो आप नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे हिंदी उपन्यास स्वरूप, विशेषताएं, परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की क्या परिभाषाएं दी हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने जो उपन्यास को परिभाषित किया है उसको भी हमें तैयार करना है। उद्भव हो गया, हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास एक तरह से हम तैयार करते हैं। इसमें हमें विकास परंपरा देखनी है। हम जब हिंदी उपन्यास का विकास देखेंगे तो इसको हम बांटेंगे कि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का यानी उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र बिंदु बना करके हम उपन्यास की जब विकास परंपरा पढ़ते हैं तो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास परंपरा, प्रेमचंद युगीन उपन्यास परंपरा और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास परंपरा, हम इस तरह से उसके विकास क्रम को सामने लाते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज और देखना है कि हिंदी साहित्य समृद्ध है उपन्यास परंपरा में। तो उपन्यासों के प्रकार, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी जासूसी उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास। तो ये सब क्या है? उपन्यास। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बता देना चाहती हूँ कि हमारे पाठ्यक्रम में गबन उपन्यास है और आपका बंटी उपन्यास है। मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए गबन किस तरह का उपन्यास है? हाँ, तो गबन सामाजिक उपन्यास है और आपका बंटी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास की जब हम चर्चा करते हैं तो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास झांसी की रानी, गढ़ कुणार, विराटा की पद्मनी, ये क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास जैसे महिला आंचल, परती परिकथा,
ये फणीश्वरनाथ रेणुके, ये आंचलिक उपन्यास है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि जब आप हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास का तैयारी करें, तब आपको प्रकारों पर भी ध्यान देना है कि सामाजिक उपन्यास में कौन से उपन्यास आते हैं, मनोवैज्ञानिक के अंदर कौन से आते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास, तो मैंने बताया कि आपका बंटी ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार की जो रचनाएं हैं, जैनेन्द्र कुमार के जो उपन्यास हैं, वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो ये उपन्यास के प्रकार। अगला प्रश्न तैयार होता है उपन्यास के तत्व। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं, आप लोग जानते होंगे, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उपन्यास के 6 तत्व लिखिए। कथा वस्तु या कथानक, दूसरा पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं संवाद योजना। अगला देश काल वातावरण, अगला भाषा शैली, और अंतिम है उद्देश्य। आप सभी ने नोट किया। मैं एक बार और बता देना चाहती हूँ कि उपन्यास के तत्व होते हैं 6। कथानक या कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा होता है कथोपकथन जिसको हम कहते हैं डायलॉग यानी संवाद योजना, चौथा होता है देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठवां उद्देश्य। ठीक, ये उपन्यास के, हिंदी उपन्यास के 6 तत्व माने जाते हैं। जब हम किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं तो इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर करते हैं। मैं आगे अगली यूनिट में आपको इन बिंदु प्रश्न बताऊंगी कि ये प्रश्न इस तरह से आते हैं, इनको हमें हल कैसे करना है ना। इस तरह से हम कहानी का देखना। तो अभी हमने इकाई 2 में हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास, प्रवृत्तियों की चर्चा की। अब हम बात करते हैं कहानी का विकास। इसमें भी हमें देखना है कि कहानी की परंपरा कहाँ से शुरू हुई। तो पहले आती है मौखिक परंपरा। पहले दादी नानी कहानियां सुना देती थी, मौखिक परंपरा चलती थी। उसके बाद लिखित परंपरा आई। तो हिंदी, सबसे पहले बच्चों एक बात बता देना चाहती हूँ कि यह जो गद्य का स्वरूप है, यानी हमारा ये द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी कथा साहित्य वाला जो प्रश्न पत्र है, ये आधुनिक काल से संबद्ध है। क्यों? क्योंकि ये गद्य का प्रश्न पत्र है और हिंदी गद्य का विकास कहाँ से मानते हैं? आधुनिक काल से मानते हैं। तो यहाँ पर हिंदी कहानी का विकास कहाँ से हुआ? आधुनिक काल से माना जाता है। अब हम इसमें कहानी की जब बात करेंगे तो कहानी की परंपरा में मौखिक परंपरा, फिर लिखित परंपरा। मौलिक कहानी, पहली मौलिक कहानी, क्यों? उसके पहले अनुदित कहानी चलती। अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद की हुई। दूसरी भाषा की कहानियां होती हैं और उनको हमने अपनी हिंदी भाषा में अनुवाद कर लिया, कहानियां कहलाती हैं अनुदित कहानियां। और मौलिक कहानी, हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहाँ लिखी गई? इसके लिए आपको अध्ययन करने की सलाह देती हूँ कि हिंदी कहानी का उद्भव, विकास और स्वरूप जानने के लिए आपको जो पुस्तक मैंने अभी नोट कराई थी सिलेबस वाली, हिंदी कथा साहित्य, उसकी आप भूमिका को पढ़िए। हम कि हमें हिंदी कथा साहित्य की भूमिका में हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, ये तैयारी होगी उसके साथ में। उसमें आपको कहानी की परंपरा, हिंदी कहानी की परंपरा, हमें यहाँ पर देखेंगे हम विविध युगों में चलती और इस कहानी परंपरा में हिंदी की पहली मौलिक कहानी, यानी उसमें आएगा हिंदी कहानी का जब विकास पढ़ेंगे। लिखित, सबसे पहले मौखिक स्वरूप, मौखिक के बाद लिखित स्वरूप, लिखित के बाद हमारा अनुदित कहानियां, मौलिक कहानियां और फिर विभिन्न युगों में कहानियों का स्वरूप
कहानियों के विषय वस्तु किस विषय पर केंद्रित रही। तो ये हमें कहानी का उद्भव और विकास, जिस तरह से उपन्यास के 6 तत्व होते हैं वैसे ही कहानी के भी यही 6 तत्व होते हैं। किसी भी कहानी का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इन 6 तत्वों को आधार बनाकर ही करते हैं। हम यहाँ पर कहानी आंदोलन भी पढ़ेंगे। जब हम विकास प्रक्रिया जान रहे हैं तो आप इसमें जब भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें कहानी आंदोलन, हिंदी कहानी आंदोलन की प्रक्रिया जिसमें आएगी आपकी सचेतन कहानी, समांतर कहानी, अकहानी, ये सब कहानी आंदोलनों में हमें पढ़ना है। और इसके साथ ही हमें इस इकाई के अंतर्गत प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार, प्रमुख कहानियां एवं कहानीकार, इनको भी तैयार करना है। आगे चलते हैं। दूसरी इकाई आपको स्पष्ट हो गई? आप लोगों को दूसरी इकाई स्पष्ट हो गई? बताइए। हाँ, संकेत कर दो, आप तो समझ जाओ। इकाई 3, अब इस पर हम केंद्रित होते हैं। इकाई 3 में बताया गबन अथवा आपका बंटी पर समीक्षात्मक प्रश्न। यह प्रश्न किस तरह से तैयार होते हैं इसको हमें देखना है। यहाँ आपको ऑप्शन है यानी विकल्प है कि गबन भी और आपका बंटी दोनों से संबंधित प्रश्न हल करना है, यानी कोई एक भी कर सकते हैं। क्योंकि गबन लीजिए, गबन का अध्ययन या आपका बंटी, पढ़िए दोनों, पर हल किसको करना है ये आपकी चॉइस है। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? अभी आप लोगों ने पुराने प्रश्न पत्र देखे हैं क्या? आप लोगों ने अपनी अपनी संस्थाओं में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र देखा है क्या कि क्या पैटर्न होता है? चलिए मैं बताती हूँ। तो गबन, हम गबन को केंद्र बिंदु बना करके, आधार बिंदु बना करके चर्चा करते हैं। तो जब इस पर लिखना है समीक्षात्मक निबंध, यानी समीक्षात्मक रूप में स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि समीक्षा क्या कहलाती है। समीक्षा, समीक्षा का अर्थ होता है, समीक्षा को हम दूसरे शब्दों में आलोचना कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आलोचना का अर्थ लोक व्यवहार में एक पक्ष से लिया जाता है। हम जब किसी की बुराई करते हैं, दोष निकालते हैं, तब हम उसको आलोचना कहते हैं। लेकिन साहित्य में आलोचना का अर्थ भाव दूसरा है, वह समीक्षा, अर्थात सम धन ईक्षा। सम यानी बराबर, ईक्षा यानी देखना, हमें बराबर दृष्टि से देखना। तात्पर्य क्या हुआ कि गुण और दोष दोनों की बराबर परख करना। किसी भी कृति में लेखक ने जो कृति लिखी उसकी जब हम आलोचना करते हैं या समीक्षा करते हैं तब उसमें क्या गुण है और क्या दोष, क्या कमियां रही हैं, ये चीज जब हम देखते हैं वो कहलाती है समीक्षात्मक दृष्टि। इसमें जैसे अभी हमने उपन्यास के तत्व देखे है ना, तो उपन्यास के तत्वों पर हम प्रश्न तैयार करेंगे। पहला प्रश्न आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो लिखिए, गबन कथानक की दृष्टि से, कथानक की दृष्टि से, कथानक एक तत्व था ना उपन्यास का, तो कथानक की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। इसकी मैं अभी चर्चा करती चलूंगी। कथानक की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न, पहले मैं इसको समझा दूं क्या कि प्रश्न नोट करा दूं? प्रश्न नोट करा दूं? गबन के, इसमें एक प्रश्न 2-3 तरह से आ सकता है, यानी कई प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो पात्र या चरित्र चित्रण से संबंधित, तो गबन की नायिका का चरित्र चित्रण, गबन की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा उपन्यास की नायिका की चरित्रगत विशेषताएं
या गबन उपन्यास की नायिका आप किसे मानेंगे? इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं। फिर गबन की जिस तरह से मैं ये 6 बिंदुओं को स्पष्ट करूंगी, अभी आप प्रश्न नोट करते चलें, बताती जाऊंगी। जिस तरह से हमने गबन की नायिका का या उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर बात की, वैसे ही हम गबन का नायक, आप ऑब्लिक करके लिखते जाएं, गबन की नायिका का चरित्र चित्रण, गबन के नायक का, है ना। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने क्या अभी गबन उपन्यास पढ़ लिया? बताइए, कितने लोगों ने गबन उपन्यास पढ़ा? पढ़ा है ना आपने? बताइए, गबन की नायिका कौन है? गबन उपन्यास की नायिका कौन है? या गबन का नायक कौन है? कहाँ से? बैतूल। जी हाँ, बताइए, गबन की नायिका? जालपा। जालपा, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा किया गबन। और गबन का नायक कौन है? अमरकांत। नहीं, गलत बोल रहे हो। गबन का नायक आपने गबन रमानाथ। ये बैठिए, बहुत अच्छा आपने दिया जवाब। गबन उपन्यास आप पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने किस भाव भूमि को लेकर ये गबन उपन्यास लिखा। तो गबन उपन्यास की नायिका है जालपा और गबन उपन्यास का नायक है रमानाथ। तो इनका हमें मुख्य रूप से चरित्र चित्रण तैयार करना, चारित्रिक विशेषताएं। जब आप कोई उपन्यास पढ़ेंगे तब हमें परिचय मिलेगा कि रमानाथ किस तरह का था। तो रमानाथ की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वह इस प्रश्न का उत्तर होगा। सुन सुन के नहीं लिखना है, हमें पढ़ करके समझना है कि रमानाथ कैसा था, जालपा कैसी थी। बस ये उत्तर इसमें प्रश्न का उत्तर हल करेगा। आप हम देखते हैं कि गबन के अन्य पात्र, अन्य पात्रों का चरित्र चित्रण भी आ सकता है। तो गबन के अन्य पात्र कौन है? हाँ, रतन, जौहरा, दयानाथ, जग्गो, ये सब गबन के अन्य पात्रों में आएंगे। अगला प्रश्न बन सकता है, गबन की संवाद योजना या संवाद की दृष्टि से गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए। जब हम आगे चलते हैं तो देश काल वातावरण वाला पॉइंट है ना। आगे भाषा शैली, गबन की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। गबन उपन्यास की भाषा कभी कभी कोई कोटेशन दे करके, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा, कोई कोटेशन दे दिया और फिर लिखेंगे। इसके आधार पर गबन उपन्यास की भाषा के बाद आप समीक्षात्मक उत्तर दीजिए। अगला आता है गबन का उद्देश्य। उद्देश्य कहिए, मूल संवेदना कहिए, केंद्रीय भाव कहिए, कथ्य कहिए, ये सब गबन के उद्देश्य को बताएं, यानी किसी भी रचना का उद्देश्य। तो गबन उपन्यास का उद्देश्य, गबन उपन्यास की मूल संवेदना, गबन उपन्यास का केंद्रीय भाव अथवा गबन उपन्यास का कथ्य, ये सब गबन उपन्यास का उद्देश्य। अगला प्रश्न बन सकता है कि नामकरण, किसी भी रचना का नामकरण, जैसे मान लीजिए गबन, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन या इस कृति का नाम दिया, तो नामकरण की सार्थकता। तो प्रश्न बन सकता है, गबन उपन्यास के नामकरण की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसमें हमें देखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो गबन नाम दिया है, क्या वह सही है या कुछ और भी हो सकता था, यानी हमें इसका समीक्षात्मक दृष्टि से उत्तर देना है। यहाँ इकाई 3 के बारे में हमने चर्चा की। इकाई 4 है निर्धारित
यहाँ पर हम आपको बता दें कि अब हमने प्रश्न तो आपको नोट बता दिया, अब हम इन प्रश्नों को हल कैसे करें। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है पूरा नॉवेल गबन, और उसमें जब आप पढ़ेंगे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएं। जब हम गबन के कथानक की बात करते हैं तो हमें कथानक को दृष्टिगत रख के 3 बिंदुओं पर ज्यादा गौर करना चाहिए। कोई भी यानी जो कृति है उसका प्रारंभ, मध्य और चरम, यानी प्रारंभ कैसे किया लेखक ने, मध्य कथानक मोड़ कहाँ ले लेता है, और अंत यानी चरम सीमा अंत कैसे होता है। तो यह गबन उपन्यास के बारे में हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कथा वस्तु की दृष्टि से समीक्षा, और नायक के जब चरित्र चित्रण की बात आती है तब हमें इसके उत्तर को देने के लिए बिंदुवार तैयारी करनी है कि किसी भी नायक या नायिका का यानी गबन की जालपा हो या रमानाथ हो या जोहरा हो या रतन हो इन या दयानाथ हो, इन सबके जो चरित्र का वर्णन है, इनके स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं, इनको हमें बिंदु में लिख करके बिंदुवार। और इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे आपने कहा जालपा को आभूषण प्रेम था, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये उसके स्वभाव की या उसके चरित्र की विशेषता कहाँ बताई है, यानी किस वाक्य में कही गई है। तो हम जब उत्तर तैयार करें तब उत्तर तैयार करते समय हम गबन को सामने रखकर उसकी विशेषता लिखें, और फिर उसके बाद कहाँ गबन में उद्धृत है ये बात बता रहे उसको हम अपने उत्तर में शामिल करें और लिखें गबन पृष्ठ संख्या इतना। तो इस तरह से हम अपना यह प्रश्न के उत्तर तैयार कर सकते हैं। संवाद योजना में भी यही है। देश काल वातावरण, गबन कब लिखा गया। मैं आपसे पूछती हूँ कि गबन का प्रकाशन काल क्या है। हाँ बताइए, गबन का प्रकाशन काल जबलपुर से बताना चाह रहे हैं, बताइए। गबन का प्रकाशन काल, आवाज नहीं आ रही। गबन का प्रकाशन काल 1931। हाँ कितना बोल, 1931। सन 1931। बहुत अच्छा, ठीक है आपका। गबन का यह प्रकाशन काल है। हमें यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के और अन्य उपन्यासों की भी के बारे में भी जानना, पर गबन का प्रकाशन काल सन 1931। तो देश काल वातावरण में ये चीज, भाषा की बात अभी हमने करी कि भाषा में हमें क्या देखना है कि भाषागत वैशिष्ट है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा खड़ी, शुद्ध साहित्यिक खड़ी, और हमें यहाँ देखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जब अपना लेखन कार्य किया तब प्रारंभ किया तब वो उर्दू में लिखते थे, फिर उर्दू के उन शब्दों का उन्होंने हिंदी में प्रयोग किया जो वो प्रसंगानुकूल समझते थे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हमें मिलता है, सूक्तियों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से यह भाषागत सौंदर्य या भाषागत समीक्षात्मक दृष्टि होगी। भाषा शैली के बारे में मैं बता चुकी हूँ, और उद्देश्य केंद्रीय भाव आदि ये हो गया। हाँ, यहाँ पर और प्रश्न, अभी हमने कृति को लेकर के प्रश्न बनाए, अब हम कृतिकार के संबंध में प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कला, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कला पर प्रश्न तैयार हो सकता है। मुंशी प्रेम कि जब हम उपन्यास कला देखते हैं उसके पहले उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों की हमें जानकारी होना चाहिए। उनका अधूरा उपन्यास कौन सा था, आप लोग जानते होंगे, अधूरा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे।
अभी अपन चर्चा करेंगे, मैं पूरा, हाँ बताएगा कोई? हाँ मंगलसूत्र। बताइए। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का ये अधूरा उपन्यास था। ठीक है, बैतूल से बताया। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कला, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों की विशेषताएं और मुंशी प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, और कृतित्व को हम कहते हैं कर्तृत्व। तो इसको भी हमें केंद्र बना करके तैयारी में रखना है। इकाई 4, निर्धारित कहानियों पर समीक्षात्मक प्रश्न। उस पर हमें कहानियों से संबंधित प्रश्न तैयार करने। हमें प्रत्येक कहानी को पढ़ना है, प्रत्येक कहानी की विषय वस्तु को समझना है, और इसमें हमारे सामने अलग अलग युगों के कहानीकार हैं। प्रसाद जी भी हैं, प्रेमचंद जी, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, भीष्म साहिनी, मोहन राकेश, अमरकांत, उषा प्रियंवदा, ये कहानीकार अलग अलग इनके कहानियों का वैशिष्ट्य है। तो इन कहानियों से संबंधित हम जब प्रश्न तैयार करेंगे तब हम उसी पैटर्न पर चलेंगे जिस तरह से कहानी के तत्व होते हैं। हिंदी उपन्यास के जो अभी अपन 6 तत्वों पर चले, वही हिंदी कहानी के तत्व हैं। तो हम इन्हीं बिंदुओं पर आधारित प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि जैसे पुरस्कार कहानी की कथा वस्तु, कथानक का समीक्षात्मक उत्तर देना, पुरस्कार कहानी के पात्रों का चित्रण, जिस तरह से अभी हमने बताया, उपन्यास की नायक और नायिका और अन्य पात्रों का, स्त्री पात्रों का, पुरुष पात्रों का, ये सब वर्णन इसके अंतर्गत हम तैयार कर सकते हैं। वही संवाद योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। हाँ, इसमें अब आ जाएगा जो कहानीकार है, जैसे प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की कहानी कला। आप लोग भोपाल वाले, हमीदिया वाले बहुत बात कर रहे हैं, आपको नहीं पढ़ना है? हाँ, या मुझसे प्रश्न पूछो या मैं आपसे पूछूं, पर बात मत कीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्नों की तैयारी करनी है। जैसे प्रसाद, तो प्रसाद जी की कहानी कला, प्रसाद जी की कहानी वैशिष्ट, यानी प्रसाद जी की कहानियों की क्या विशेषताएं, पुरस्कार कहानी की विशेषताएं। पुरस्कार कहानी की विशेषताएं क्या है? पुरस्कार कहानी का केंद्रीय भाव, यानी मूल संवेदना, उद्देश्य, कथ्य, ये सब उसका उद्देश्य और केंद्रीय भाव में, यानी उस जो कहानीकार ने ये कहानी लिखी तो उसका उद्देश्य क्या था। फिर जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों के बारे में भी हमें तैयारी करनी है। सबका दरोगा प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी। उन्होंने अपना प्रारंभिक लेखन, जैसा भी मैंने पूर्व में बताया, कि उर्दू से शुरू किया था, फिर उन्हीं कहानियों को उन्होंने हिंदी में लिखा। तो नमक का दरोगा ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी के नमक का दरोगा कहानी का वैशिष्ट और 6 तत्वों के आधार पर नमक का दरोगा कहानी का मूल्यांकन। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, बड़े घर की बेटी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, शायद 12th में पढ़ी होगी। पढ़ी है क्या? ये कोई कहानी पढ़ी होगी आपने? आप लोग बता सकते हो। अभी हम पूछेंगे आपसे बाद में, अपन जब प्रश्न पत्र का आधार लेंगे किस तरह से तैयार होता पैटर्न को, तब बात करते हैं। सांप कहानी, कमलेश्वर, तो इन कहानियों के प्रश्न भी हमें, जो इकाई 4 है, निर्धारित कहानियों पर समीक्षात्मक प्रश्न, इस तरह से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। इकाई 5 ये कहलाता है द्रुत पाठ। ये द्रुत पाठ कैसा है? तो इस द्रुत पाठ में आपके एक नोट भी लगा हुआ है पाठ्यक्रम में, इकाई 5 के बाद लिखा हुआ है कि द्रुत पाठ के कहानीकारों पर लघु उत्तरीय जाएंगे। तात्पर्य ये है कि जो द्रुत पाठ वाला की इकाई है उसमें से मात्र आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिए जाएंगे, यानी वही प्रश्न आप उसमें पेपर में आएंगे। तो इसमें कहानीकार जैनेन्द्र कुमार, अभी मैंने आपको बताया था कि जैनेन्द्र कुमार किस तरह के उपन्यासकार हैं।
या कहानीकार है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक। हाँ, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी। तो यहाँ जैनेन्द्र कुमार, तो हमें जैनेन्द्र कुमार से संबंधित प्रश्न तैयार करने। किस तरह से तैयार करोगे तो मैं नोट करा देती हूँ आप लोगों को, वैसे ही आप अन्य कहानीकारों के तैयार कीजिए। आप नोट कीजिए जैनेन्द्र कुमार से संबंधित क्या प्रश्न बना सकते हैं। पहला प्रश्न तैयार हो सकता है जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व, अर्थात जिसे हम कभी जीवन परिचय कहते थे उसी को हम साहित्यिक भाषा में कहते हैं व्यक्तित्व। तो जैनेन्द्र कुमार का व्यक्तित्व। फिर जैनेन्द्र कुमार का कर्तृत्व, यानी उनकी कृतियां, अथवा जैनेन्द्र कुमार का रचना संसार, जैनेन्द्र कुमार की कहानियां। इसमें हम लघुत्तरी के रूप में उनकी जो कहानियां हैं उनके नामों को याद कर सकते हैं। उनके नाम यानी उनका रचना कहानी संसार, उनकी कहानियों का अगला प्रश्न बनेगा वैशिष्ट्य, कहानियों की विशेषताएं। जो उनकी कहानियां हैं तो प्रत्येक कहानी का वर्ण विषय क्या है, उसमें कथा वस्तु क्या है, अर्थात उस कहानी का वैशिष्ट्य क्या है, ये अगला प्रश्न उनकी कहानियों पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे तो जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी की भाषा, तो ये भाषा की दृष्टि से प्रश्न तैयार होगा। अगला होगा जैनेन्द्र कुमार की कहानियों का उद्देश्य। कोई भी एक कहानी आ सकती है, क्योंकि इसमें आपको कोई एक कहानी का नाम दे करके पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया, वरना जैनेन्द्र कुमार ही जोड़े गए हैं। अर्थात जैनेन्द्र कुमार ने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उन कहानियों में क्या भाव निहित है, कौन सी कहानी क्या संदेश देती है, या हमें कहानियों के प्रत्येक कहानी के विषय को ध्यान में रखना होगा। फिर जैनेन्द्र कुमार की भाषा संबंधी प्रश्न बनेगा कि जैनेन्द्र कुमार की कहानियों की भाषा क्या है, जैनेन्द्र कुमार की कहानियों का उद्देश्य क्या है, ये मूल संवेदना यानी सब कहानियों का उद्देश्य, और कोई एक विशेष कहानी के बारे में भी आपसे पूछा सकता। यहाँ एक प्रश्न और तैयार कर सकते हैं हम कि हिंदी कहानी जगत में जैनेन्द्र कुमार का योगदान, यानी हिंदी साहित्य में जैनेन्द्र कुमार की देन क्या है, अवदान क्या है, योगदान क्या है। कहानी का यानी द्रुत पाठ के प्रश्न तैयार हो सकते हैं। इसी तरह से हम चलेंगे अमृतलाल नागर। तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को बताया गया है, आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना करके आप उसका सारा परिचयात्मक उसकी रचनाओं का अध्ययन करें, या यह द्रुत पाठ को जोड़ने का उद्देश्य समझ में। अमृतलाल नागर, तो अमृतलाल नागर एक कहानीकार के रूप में, जिस तरह से अभी हमने आपको प्रश्नों के पैटर्न बताए हैं, बस वही इस तरह से अन्य कहानीकारों में लगा सकते हैं। यशपाल, कृष्ण शोभती, ये महिला कहानीकार आ गए। तो हिंदी साहित्य जगत में महिला कहानीकारों का योगदान, कृष्णा सोबती, मालती, चित्रा मुद्गल, इनकी कहानियों की विषय वस्तु क्या है और एक किस तरह की कहानियां लिखी इन्होंने, इनकी कहानियों का मूल्यांकन भी हो सकता, पर ये पैटर्न पर हमें तैयार करना है। तो हिंदी के प्रश्न आप नोट तो कर ही सकते हैं कि हिंदी के महिला कहानीकारों का योगदान, और उसमें कृष्णा सोबती का, मालती जोशी का और चित्रा मुद्गल जी का, ये कहानीकारों के रूप में उन्होंने हिंदी कहानी संसार को समृद्ध किया है। तो उनकी कहानियां, जैसे मालती जोशी की कहानियां आपने पढ़ी होंगी, है ना। कृष्णा सोबती, सिर्फ नाम तो याद कर लीजिए, और उस नाम के बाद आप अपना कि जब आप इनकी मालती जोशी की कोई एक कहानी पढ़ेंगे आपका मन करेगा कि हम इसको और आगे पढ़ना चाहते हैं। तो मालती जोशी की कहानी, क्यों भाई भोपाल में आप तो टेबल पर सिर रख के बैठे हुए हैं, क्यों भाई समझ नहीं आ रहा क्या? ऐसा नहीं कीजिए, समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे कहा, आपको मेरी बात समझ में आती जा रही ना? हाँ, यहाँ पर ये द्रुत पाठ हो गया। हमने पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा की, पूरे पाठ्यक्रम को हमने आपके बीच में स्पष्ट किया।
हमें किस तरह से अपना अध्ययन करना है और किस तरह से परीक्षा के प्रश्न पत्र के अनुसार अपनी तैयारी करनी है, ये बात अभी हमने आपको बताई। अब अपन देखते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र किस तरह से आता। अभी आप एक एग्जाम दे चुके हो ना, महाविद्यालय का एक एग्जाम आपने दिया बीए फर्स्ट सेम में, अब बीए सेकंड सेम में आप देंगे तो आपका जो प्रश्न पत्र होता है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। पहले इसमें आप, हाँ एक बात और करना चाहती हूँ यहाँ, जो इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वो आएंगे संपूर्ण पाठ से। जैसे द्रुत पाठ में इतना केंद्रित कर दिया, दीर्घ उत्तरी में इतना केंद्रित कर दिया, पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से तैयार करना है। तो जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें खंड आ में होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इनकी तैयारी हमें पूरे पाठ्यक्रम से करनी है। जिस तरह से गबन पढ़ेंगे तो हम गबन के प्रश्नों को कैसे तैयार करें, तो हमें गबन के प्रश्नों को, एक तो गबन उपन्यास से संबंधित प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ में और दूसरा आते हैं रचनाकार से संबंधित, यानी गबन को आपका बंटी कहो या कहानियां कहो। तो इनसे रचना में जैसे कोई भी कहानी है या गबन उपन्यास के पात्र, गबन उपन्यास के प्रमुख पात्र का नाम, प्रमुख पात्रा यानी नायिका का नाम, गबन उपन्यास के अन्य पात्र का नाम। उसी तरह से कहानियों में कहानी की नायिका का नाम, पुरस्कार कहानी के कुल पात्रों की संख्या, पुरस्कार कहानी के पुरुष पात्र स्त्री पात्र अलग अलग इनकी संख्या। इस तरह से कभी कभी एक प्रश्न बनता है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे आपकी ये पाठ्य पुस्तक है जिसको अभी मैंने आपको बताया, नोट कराया कि हिंदी कथा साहित्य का प्रकाशन कहाँ से हुआ। आपने पढ़ी ही नहीं होगी, आपने 20 से पढ़ा होगा तो आप कैसे बता पाएंगे, पर अभी आपने नोट किया, आप पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। तो ये भी इस तरह के प्रश्न भी क्यों, क्योंकि हम अपनी रचना को पूरा पढ़ें। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसकी भूमिका को आप अवश्य पढ़िए। भूमिका को पढ़ने से आपका इकाई 2 वाले प्रश्न हल होंगे सिलेबस से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी होगी। आप जब भूमिका पढ़ें आप अंडरलाइन करते जाएं और कैसे बन जाए। जब कहानी का विकास पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी का, तो कहानीकार कहानियां, जैसे पंच परमेश्वर कहानी है। अब ये क्यों पूछिए अपन से, क्यों नमक का दरोगा कहानी तो दी, पर पाठ्यक्रम में शामिल कहानी के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य 2 कहानियों का नाम लिखिए। आप क्या लिखेंगे बताइए, ये तो सबको पता होंगी। हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी की ये नमक का दरोगा के अलावा कोई 2 कहानियों के नाम, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी। ये सब कहानियां, ये हमें पता होना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी की अन्य कहानियां कौन सी हैं, है ना। इस तरह से जयशंकर प्रसाद आदि की ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आएंगे। अब जैसे हम कोई संदर्भ ग्रंथ का भी सहारा लेते हैं या प्रेमचंद से संबंधित, जिसमें हमें प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में परिचय मिले, ऐसे कोई 2 रचनाओं के नाम लिखिए। जैसे हम आपसे पूछते, बता देती हूँ मैं कि प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी जी ने लिखी ये पुस्तक, यानी शिवरानी जी का, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, रेफरेंस में ले सकते। कलम का सिपाही आपने नाम सुना होगा, ये अमृत राय ने लिखी। इसमें पूरा प्रेमचंद जी का हमें परिचय मिल जाता है, उनके जीवन का पूरा इसमें दिया हुआ। तो इस तरह से हम संदर्भ ग्रंथों का भी उपयोग करें। क्यों? क्योंकि हमें संदर्भ ग्रंथों को आधार बनाकर और मूल ग्रंथ को जब हमने पढ़ लिया, मूल पुस्तक को, तो संदर्भ ग्रंथों का सहारा लेकर हम उसमें से कोटेशन कोट करें और छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको भी हम तैयार करें। आगे हम देखते हैं इकाई, ये खंड आ की बात करें। खंड बा में आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न कहाँ से आएंगे,
एक तो द्रुत पाठ में से आएंगे, दूसरा ये हमारे जो उपन्यास और कहानियां हैं इनमें से आते हैं, इकाई 2 में से भी आ जाते हैं। तो ये इन उपन्यास और कहानियों में से और हिंदी उपन्यास और कहानियों से। जैसे पूछा जाए हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए, कोई 4, तो आपको क्या लिखना है? कहानी, 4 कहानीकार और उनकी एक एक कहानी। या हिंदी के 4 महिला कहानीकारों के नाम लिखिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त। तो पाठ्यक्रम में आपको कितने शामिल हैं? 3 शामिल हैं, कृष्णा सोबती, मालती जोशी और चित्रा मुगल। अब उसके अलावा हमें 4 कहानीकारों के, 4 महिला कहानीकारों के नाम और चाहिए, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। कौन कौन सी हो सकती है? सूरीवाला, राजसेठ, है ना? तो इस तरह के आप प्रश्न तैयार करिए, ये भी आपको लघु उत्तरी में आ जाते हैं। हाँ, उपन्यास के तत्व लिखिए। हिंदी उपन्यास के भी हमने जो तत्व आपको नोट कराए, हिंदी कहानी के तत्व लिखिए। ऐतिहासिक, 4 ऐतिहासिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। तो ये सारा केंद्र बिंदु बनाकर और द्रुत पाठ को लेकर के हमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करनी है। अब हम आगे चलते हैं। खंड आ हो गया, खंड बा हो गया, खंड सा के जो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो दीर्घ उत्तरीय रूप में देने हैं। तो खंड सा के अंतर्गत हमें जैसे व्याख्या भाग इकाई 1 से, तो इसमें से आपको व्याख्या आएंगी। व्याख्या में एक व्याख्या होगी जिसमें गवन और आपका बंटी से संबंधित होगी, उसमें से कोई एक करनी है। फिर अगला जो प्रश्न होगा उसमें आपको कहानियां, जो निर्धारित कहानियां हैं उसमें से कोई 2 व्याख्या आएंगी, उसमें से आपको कोई एक हल करनी है। अगला प्रश्न आएगा हिंदी उपन्यास कहानी के उद्भव विकास वाली इकाई 2 से संबंधित, उसमें आपको दीर्घ उत्तर देना है। तो भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपका उपन्यास से संबंधित अथवा कहानी से कोई एक अपन को इसमें करने हैं। फिर आगे चलते हैं, तो गवन और आपका बंटी, इस पर जो समीक्षात्मक प्रश्न अभी मैंने आपको बताए थे उनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है, पर का उत्तर हमें दीर्घ रूप से देना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अगला कहानियों में से 8 कहानियों में से कोई एक प्रश्न करना है आपके लिए और तैयारी पूरी करनी है। तो इस तरह से हमने आपको ये पाठ्यक्रम आपके बीच में रखा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए, पूछिए। कहीं नहीं हुआ सिलेबस तो समझ में आ गया हिंदी कथा साहित्य वाले पेपर का? खंडवा से बताइए, खंडवा के विद्यार्थियों, आपको पाठ्यक्रम स्पष्ट हो गया हिंदी कथा साहित्य का? हाँ, हाँ, आ गया ना? स्पष्ट है। साहित्य आनंद की विषय है। आप जैसे मेरा तो आपसे आज ये कहना है कि आप मूल पुस्तकों को पढ़ना शुरू कीजिएगा, और मूल पुस्तकों से जब हम पढ़ते हैं तब हमारी कई समस्याएं हल होती चली जाती हैं। हमें पता चलता है ये पुस्तक का, इस कृति का कथानक क्या है, गवन क्या कह रहा है। तो ये आज आप सबने हमें सुना। कोई प्रश्न आपका? बताइए। यस मैम। कोई? जी बताइए। मनोवैज्ञानिक कहानी के क्या तत्व हो सकते हैं जिससे हमें पता चले कि मनोवैज्ञानिक कहानी क्या है? मनोवैज्ञानिक कहानी क्या है? अभी आपने अपने पाठ्यक्रम से संबंधित कौन सी कहानी पढ़ी है जिसे आप मनोवैज्ञानिक मानते हैं?
हैं? मैम जैनेन्द्र कुमार की ही है कहानियाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मनोवैज्ञानिक है? वो मैं बताती हूँ आपको। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने जैनेन्द्र कुमार की अभी कोई एक कहानी पढ़ी है क्या? नहीं मैम, परमात्मा का पुस्तक पढ़िए। अभी मैं आपको, जैसे हमने अभी, सुनो, बैठो बैठो, मेरी बात सुनो। आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर आपको देती हूँ। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब अभी हमने आपको हिंदी उपन्यास और कहानी का उद्भव और विकास की बात करी थी, तब हमने आपको बताया था कि हिंदी उपन्यास के कई प्रकार, हमें कई तरह के उपन्यास मिलते हैं जिन्हें हम प्रकार वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, है ना, आंचलिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। ये हमने किस आधार पर किया कि ऐतिहासिकता के आधार पर हमने वो जो उपन्यास कृति हमारे सामने थी, हम उसमें ऐतिहासिक तत्व दिखे, उसके आधार पर हमने उसको ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में ला दिया। आंचलिकता के आधार पर तो हमने आंचलिक शब्द को समझा, तो आंचलिक शब्द को जान करके हमने आंचलिकता की कोटि में उसको रखा। जब हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि का या दो रचनाओं में, यानी दो विधाओं में केंद्रित करना है। एक तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका बंटी उपन्यास है, ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये हमने कहा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम जब इस उपन्यास का अध्ययन करेंगे तब हमें इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिकता स्पष्ट होगी। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान जो मन्नू भंडारी हैं, मनोवैज्ञानिकता से तात्पर्य हमारे जो मनोभाव हैं, उन मनोभावों को लेकर के सब पढ़े, आपका मन लगेगा। उपन्यासों में आप जिस तरह से हमें ये हिंदी उपन्यास कहानी का उद्भव विकास और कहानियां दी गई हैं, हम सिलेबस की कहानियां तो पढ़े ही, इसके अलावा जो इन्हीं लेखकों की अन्य कहानियां हैं हम उनको भी पढ़ें। तब हमारे बीच में यह अंतर आएगा कि हम इस रचना को किस कोटि में रख सकते हैं। स्पष्ट हुआ आपको? और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न बताइए। गबन के अतिरिक्त मुंशी प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास हैं? आपसे पूछती हूँ मैं। मुंशी प्रेमचंद जी के गबन उपन्यास। हेलो, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। हाँ, और हैं
चलिए ठीक है, इतना बताया। उपन्यास कोई मंगलसूत्र। बस आवाज नहीं आ रही, बताइए। हेलो, हाँ इस पर आवाज नहीं आ रही। अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। ये तो अभी अपन ने चर्चा कर ली है, ठीक है। और कोई कॉलेज से बताइए। आपने जो बताया इसके अतिरिक्त और भी रह गए हैं अभी, तो बताएं। मुंशी प्रेमचंद जी के गबन के अतिरिक्त उपन्यास जो भी आपने बताया, बैतूल से बताया, उसके अलावा भी किसी और को कोई और बताएगा? हाँ, हेलो। मुंशी प्रेमचंद जी किस काल के लेखक हैं? चलिए खुरई कॉलेज से बताएंगे। खुरई कॉलेज से बताइए, मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ बताइए। मैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के नाम बताना चाहता हूँ। बताइएगा। सेवा सदन, ठीक, बोलते चलिए। रंगभूमि, हाँ रंगभूमि, जी, निर्मला, निर्मला। कायाकल्प। बताएं। बस मैम यही। हाँ, देवास से बता रहे हैं ना, बताइएगा। देवास से बता रहे हैं ना, बताइए बताइए। देवास कॉलेज से बता रहे हैं ना? कन्नौज, कन्नौज से। हाँ यस, कन्नौज से। जी हाँ हाँ बताइए। बस गोदान हाँ, और गबन, क्या गमन, बोले? गोदान के बाद गबन, गबन। गबन के अलावा बताना, गबन तो पता अपने को। निर्मला, हाँ, और? सेवा सदन, हाँ रंगभूमि, हाँ, कायाकल्प, और? मंगलसूत्र। हाँ, अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र। चलिए अभी कुछ रह गए हैं और उपन्यास, कोई और बताएगा? ठीक है, आप मैम बैठिए। गोदान, गोदान 1936 में लिखा गया था। हाँ, बहुत अच्छा, चलिए आपको जानकारी है। हाँ, ठीक। इसके अलावा और ना? बस, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि। हाँ बताइए, कहाँ से? कर्मभूमि मैम एक उपन्यास, मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। कर्मभूमि बताइए। कर्मभूमि में उपन्यास है। हाँ, कर्मभूमि है ना। कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, गोदान, गबन, ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी की 300 कहानियां हैं। उन्हें ये व्यक्ति से संबंधित रचनाएं तैयार करना है, रचना संसार के साथ। और मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अच्छा, मुंशी उपाधि कब से मिली थी उनको, ये पता है आपको? प्रेमचंद उनका नाम था, फिर मुंशी उनको क्यों कहा जाता है, और प्रेमचंद नाम किसने दिया, और प्रेमचंद नाम से उनने लेखन कब किया, और कौन सी वह रचना है जिसमें प्रेमचंद कर आए, ये आपको पढ़ना है। हाँ, उनके जो सोजे वतन कहानी संग्रह था, वो जब जब्त हो गया था, किस नाम से लिखते थे सबसे पहले? वो जो अपने उन्होंने लेखन शुरू किया, मुझे प्रेमचंद जी प्रेमचंद नहीं थे, किस नाम से लिखा उन्हें प्रारंभिक लेखन जो किया? मैम प्रारंभिक धनपत राय। हैं? धनपत राय। धनपत राय से लेखन नहीं किया बेटा। यस मैम। धनपत राय का नाम था, वास्तविक नाम। हाँ, वास्तविक नाम। हाँ, लेखन किस नाम से शुरू किया था? नो। किस नाम से लेखन, जब उन्होंने हिंदी लेखन माने लेखन प्रारंभ किया, तो मुंशी प्रेमचंद
प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय था, पर लेखन किस नाम से करते थे वो? ये आप पढ़िए, नवाब राय। फिर नवाब राय से फिर ये प्रेमचंद कब बने बताइए? कन्नौज से। कन्नौज, बताइए, आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो हाँ बताइए। मैम, हमारा क्वेश्चन ये था कि हिंदी साहित्य में उपन्यास का सारांश कैसे लिखते हैं? उसका किसको? सारांश उपन्यास का सारांश। उपन्यास का सारांश? हाँ बैठो। हाँ। देखिए, उपन्यास का सारांश नहीं आता, प्रश्न अपना तैयार नहीं होता, पर जो कथानक वाला प्रश्न है उसमें हमने आपको बिंदु बताए, या मैं देखता है कथानक का प्रारंभ और फिर कथानक, यानी जहाँ कथानक ने मोड़ लिया, और कथानक का अंत। इस तरह से हम कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में स्टार्टिंग में क्या, फिर फिल्म में मोड़ कहाँ आया और अंत कैसे हुआ, इन तीन बिंदुओं पर हम कथानक का प्रारंभ, मध्य और अंत, इसका जो वैशिष्ट है उसको केंद्र में बना करके हम उसको सारांश लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नॉवेल होता है कम से कम 200 पेज का तो होता है, और उस 200 पेज के नॉवेल को या रचना को आपको कम पेज में करना है, कम शब्दों में, तो कैसे करोगे? तो हमें उसका मूल भाव यानी प्रारंभ का, फिर मध्य का और अंत का, इसको केंद्र बना करके हमें सारांश देना है। और कोई प्रश्न? प्रेमचंद कहाँ से, प्रेमचंद के रूप में कौन सी कहानी लिखी उन्होंने? अपन मनाते हैं ना मुंशी प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई को। आप पढ़िए मुंशी प्रेमचंद के बारे में। सोजे वतन जब उनका कहानी संग्रह जब्त हो गया था अंग्रेजी शासन काल में, तब उन्होंने फिर प्रेमचंद के रूप में वो बड़े घर की बेटी लेकर के और साहित्य जगत में आए। तो इस तरह से हमें पूरा पढ़ना है। हाँ, आपका समय हुआ और आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, मैं धन्यवाद देती हूँ, और फिर मिलेंगे, है ना? और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा।